Okay, hello friends, welcome to Mathify. We are initiating class 11 physics. In this lecture, we are going to begin with kinematics. WhatsApp नंबर आपके सामने है. अगर कोई भी डाउट आपको लेक्चर से एसोसिएटेड होता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं. What is kinematics? The study of rest and motion and the terms associated with motion like distance, displacement, speed, velocity, acceleration and all, and also the types of motion. So दोस्तों, what is rest and what is motion? In general तो हम बहुत easily डिफाइन करते हैं कि भाई ये बोर्ड रेस्ट पर है, ये डस्टर यहाँ रखा है, ये रेस्ट पर है. एक कार मान लीजिए कहीं से जा रही है तो वो मोशन में है. लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? According to physics, what is rest and what is motion? So the object who do not change its position with respect to time can be said to be in rest. Object जैसे ये है, do not changing its position with respect to time, वहीं का वहीं है, रेस्ट पर है. And when the object keeps on changing its position with respect to time, then we say that the object is in motion. कोई अगर पोजीशन लगातार चेंज करता है तो this is rest and motion. But दोस्तों, इस डेफिनेशन में एक गड़बड़ है. आइए देखते हैं वो गड़बड़ क्या है. मान लीजिए इस डस्टर को ही कोई ऑब्जर्व कर रहा है बंदा, कोई साइंटिस्ट है मान लीजिए, अर्थ से ऑब्जर्व कर रहा है और उसने अपना कंक्लूजन दिया डस्टर इज एट रेस्ट. और एक और दूसरा साइंटिस्ट है जो मार्स पर बैठा हुआ है, वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है और मार्स के रिस्पेक्ट में तो पूरी अर्थ ही मोशन में है और ये डस्टर अर्थ पर पड़ा हुआ है. तो उस मार्स का जो साइंटिस्ट है वो उसने कंक्लूजन दिया कि द डस्टर इज इन मोशन. अब झगड़े हो गए. भाई एक कह रहा है कि डस्टर रेस्ट पर है, क्या वो गलत कह रहा है? नहीं, सही कह रहा है. एक कह रहा है कि डस्टर मोशन में है, क्या वो गलत कह रहा है? नहीं भाई, वो भी सही कह रहा है. तो ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ कैन एन ऑब्जेक्ट बी एट रेस्ट and also be in motion at the same time? क्या तो रेस्ट पे होगा या मोशन में होगा? तो क्या गड़बड़ हो गई दोस्तों? गड़बड़ दोस्तों ये हो गई कि मोशन एब्सोल्यूट नहीं होता, रिलेटिव होता है. एब्सोल्यूट नहीं होता से मेरा मतलब है उसकी कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते. एब्सोल्यूट होने का मतलब है कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट दे देना कि भाई ये ऐसा है, उसके लिए आपको और कुछ विद रिस्पेक्ट टू वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है. लेकिन मोशन रिलेटिव है. वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर उस मोशन को कहां से, किस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा है, वो फ्रेम पर डिपेंड करता है. जैसे इसी एग्जांपल में अगर ये कह दिया जाए, स्टेटमेंट ये दे दिया जाए अर्थ के साइंटिस्ट के द्वारा कि दिस डस्टर इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, और मार्स वाला बोल दे द डस्टर इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू मार्स. झंझट खत्म, लड़ाई झगड़ा खत्म, पब्लिक भी समझ गई, वो भी समझ गए, सभी समझ गए, प्रॉब्लम सॉल्व. तो आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन को बताएं तो विथ रिस्पेक्ट टू यानी कहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो बताना बहुत कंपलसरी है. अगर आपने वो नहीं बताया तो दोस्तों इंफॉर्मेशन गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कोई दूसरा बंदा कोई दूसरा ऑब्जर्वेशन करेगा, कोई तीसरा बंदा कोई तीसरा ऑब्जर्वेशन करेगा. अगर किसी ने अपना फ्रेम बताया ही नहीं कि कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सबके लिए ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट अलग अलग होगा और कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता. सो मोशन इज रिलेटिव, इट इज नॉट एब्सोल्यूट. दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. हम अक्सर इसको निग्लेक्ट कर देते हैं. हम अक्सर मोशन बताते हैं, जो हमारे डेली लाइफ में हम जो मोशन को डिफाइन करते हैं कि कोई बाइक चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, तो वो जो मोशन हम बताते हैं वो बाय डिफॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बताते हैं. क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट होता है इसलिए हम बार बार उसको लगाते नहीं है उस स्टेटमेंट को कि विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ. लेकिन दोस्तों ना उस स्टेटमेंट का यूज ना करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे भूल ही जाए और सब कुछ अर्थ के रिस्पेक्ट में ही बताना शुरू कर दें. दैट इज रॉन्ग. अगर आपने ऐसा किया तो गड़बड़ हो जाएगी और बहुत से लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं. चलिए एक और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, इसे समझ लेते हैं अच्छे से और फिर आगे बढ़ते हैं.
मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन में एक बंदा आपके बाजू में बैठा है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि भाई वो जो बाजू वाला बंदा है वो रेस्ट पर है या मोशन में है, तो आप कहेंगे भाई रेस्ट पर है। आपके रिस्पेक्ट में तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वो तो जहां बैठा वहीं बैठा है आपके लिए। अगर ट्रेन के बाहर के बंदे से पूछेंगे तो ऑफ कोर्स जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है उस स्पीड से वो बंदा भी चल रहा है उसके लिए, तो वो बंदा उसके लिए मोशन में है। सो विथ रिस्पेक्ट टू यू द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, द पर्सन इज एट रेस्ट, एंड विथ रिस्पेक्ट टू समबडी एल्स द पर्सन इज इन मोशन। तो अगर आपने यहां फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं बताया कि विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन या विथ रिस्पेक्ट टू यू, और उसने विथ रिस्पेक्ट टू मी या ग्राउंड नहीं बोला, तो फिर से कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास, है ना। तो मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे। अच्छा, एक पेड़ है, मान लीजिए पेड़ लगा है, आप ट्रेन में बैठे हैं, आपने पेड़ को देखा, ट्रेन चल रही है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब वो पेड़ जो है वो रेस्ट पर है या मोशन में है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई वैसे तो रेस्ट पर है लेकिन मेरे लिए मोशन में है। अब वैसे तो का क्या मतलब है? वैसे तो का मतलब यही है कि पेड़ इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, बट विथ रिस्पेक्ट टू यू हु आर सिटिंग इन द ट्रेन एंड द ट्रेन इज रनिंग, विथ रिस्पेक्ट टू यू या विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन द ट्री इज इन मोशन, बिकॉज ट्री की पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में लगातार चेंज हो रही है। चलिए एक और छोटा सा लेते हैं स्टेटमेंट। मान लीजिए ट्रेन में, अच्छा सीधे ही लेते हैं, मान लीजिए ट्रेन इस तरफ चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, और एक बंदा यहां बैठा है, खड़ा है ट्रेन पे ऊपर, बस खड़ा है। तो अगर आप ग्राउंड से देखेंगे तो ये बंदा आपको कितनी स्पीड से चलता नजर आएगा? ऑफ कोर्स 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक बात है, सिंपल है। और अगर कोई बंदा ट्रेन में बैठा है तो उसके लिए ये बंदा रेस्ट पर है, उसके लिए तो ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन द स्पीड ऑफ दिस पर्सन इज 0, एंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड द स्पीड ऑफ दिस पर्सन इज 50 किलोमीटर पर आवर। अब मान के चलते हैं कि ये जो बंदा है ये ट्रेन के ऊपर भागने लगा 10 किलोमीटर पर आवर से, भागने लगा इस तरफ, ठीक है, ट्रेन के ऊपर। तो अगर अब आप ट्रेन के बाहर से इसको ऑब्जर्व करें तो क्या अब भी आपको ये 50 किलोमीटर पर आवर से ही चलता नजर आएगा? नहीं दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अब ये आपको 50 नहीं, कितनी 50 प्लस 10 सेम डायरेक्शन, तो ये 60 किलोमीटर पर आवर से भागता आपको नजर आएगा। अगर ये ग्राउंड पर भागता तो 10 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन ये भाग रहा है ट्रेन के ऊपर और ट्रेन जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर से। ये रुका ही रहता तो 50 किलोमीटर पर आवर से चलता नजर आता। तो अब क्या कहेंगे आप? The speed of this person with respect to train is 10 kilometer per hour, but with respect to ground is 60 kilometer per hour. अगर ये बंदा इस तरफ भाग रहा होता, ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा होता, तो क्या होता दोस्तों? अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ट्रेन इस तरफ जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन ये ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन के ऊपर। तो इसकी स्पीड आपको क्या दिखाई देगी? क्या 50 दिखाई देगी या 60 दिखाई देगी? नहीं, आपको इसकी स्पीड दिखाई देगी 40 किलोमीटर पर आवर इन दिस डायरेक्शन, ट्रेन की डायरेक्शन में 40 किलोमीटर। और अगर ये 60 किलोमीटर पर आवर से इस तरफ भागने लगे तो ट्रेन इधर जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर से और ये उल्टा भाग रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तब आपको ये स्पीड कितना नजर आएगा? तब आपको ये 10 किलोमीटर पर आवर से इस तरफ जाता नजर आएगा। होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। 50 किलोमीटर पर आवर सामने, 60 किलोमीटर पर आवर बैकवर्ड, तो ये टोटल 60 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चलता नजर आएगा। ऐसे ही आप एक और चलो ले लेते हैं। ट्रेन के ऊपर एक कार है, कार नहीं, ट्रेन के ऊपर एक और ट्रेन है, एक और कोई कुछ आप ले लीजिए, कुछ एक और ट्रेन, ट्रेन के ऊपर ट्रेन है, और उसके ऊपर एक बंदा है, ठीक है। मान लीजिए लंबी सी एक ट्रेन है, उसके ऊपर जो है एक छोटी सी ट्रेन, एक एग्जांपल के लिए ये चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से, ट्रेन ए, इसको कह देता हूं ट्रेन बी। ट्रेन बी इस तरफ चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, और ये बंदा
ट्रेन बी के लिए रिस्पेक्ट में इस तरफ भाग रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से। अब बताइए दोस्तों, अच्छा ये जो मैंने स्पीड बताया इस बंदे की 20 किलोमीटर पर आवर, ये किसके रिस्पेक्ट में बताया हूं? ट्रेन बी के रिस्पेक्ट में। ट्रेन बी के ऊपर वो भाग रहा है, यानी अगर आप ट्रेन बी पे खड़े हैं, सिंपली खड़े हैं, तो आपको ये बंदा 20 किलोमीटर पर आवर से भागता नजर आएगा। अब what is the speed of this person with respect to B? 20 kilometer per hour. What is the speed of this person with respect to A? That is to be calculated. And then what is the speed of this person with respect to ground? That is to be calculated. ये कैलकुलेशन सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। हालांकि हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे और थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लगे, लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। अगर आप थोड़ा सा, इसलिए मैंने ट्रिपल लेयर बना दिया उसको, डबल लेयर तो आप समझ ही गए होंगे मेरे ख्याल से, ट्रिपल लेयर उसको। और क्या इसके पीछे कुछ ऐसा हम मैथमेटिक्स लगा सकते हैं? तो हाँ, आगे जाके हम इसकी मैथमेटिक्स भी पढ़ने वाले हैं। इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड। अभी मेरे बताने का इंटेंशन क्या है? अभी मेरे बताने का इंटेंशन सिर्फ इतना है कि मोशन इज रिलेटिव एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप किसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की स्पीड बता रहे हैं। अलग अलग फ्रेम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की स्पीड का ऑब्जर्वेशन अलग अलग हो सकता है या होता है, और ये बहुत जरूरी बात है। होप यू गेट द पॉइंट। हाँ, इसका आंसर आप अगर दे सके तो कमेंट में या व्हाट्सएप ग्रुप में दे दें, और डायरेक्शन के साथ, मतलब जो भी आप बताएंगे वो डायरेक्ट किस डायरेक्शन में चलता नजर आएगा। इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन करें, मैथमेटिक्स लगा सकते हैं, मैथमेटिक्स लगाएं। नहीं बना, कल हम इसको 1-2 मिनट में डिस्कस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा खुद इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है। अब दोस्तों हम नई डेफिनेशन क्या दें मोशन की इस हिसाब से? तो नई डेफिनेशन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस या विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सिंपली सराउंडिंग ही बोलते हैं। When an object keeps on changing its position with respect to surrounding as the time passes, then we say that the object is in motion. And when the object do not change its position with respect to surrounding as the time passes, then we say that the object is at rest. This is the right definition of motion and rest. And always remember, whenever you are talking about motion, speed, velocity, or whatever you are saying, always define it with respect to frame of reference. जहां जिस पोजीशन से या जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं, ट्रेन में, बस में, मार्स में, अर्थ में, मून में, कहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, बस वो आपको बताना जरूरी है, क्योंकि दूसरे का ऑब्जर्वेशन कुछ और आएगा और किसी दूसरी फ्रेम के रिस्पेक्ट में उसका ऑब्जर्वेशन या स्पीड कुछ और आएगी। आगे चलते हैं। दोस्तों हमने कहा कि चेंज इन पोजीशन अगर हो तो मोशन है। ये पोजीशन क्या होती है? पोजीशन को कैसे डिफाइन करते हैं? तो पोजीशन का मतलब एड्रेस बताना किसी चीज का, कोई भी कहां है वो चीज ये बताना, वही उसकी पोजीशन हुई, है कि नहीं? फॉर एग्जांपल आपका घर, आपके घर का आप क्या बताते हैं? पोजीशन बताते हैं, लोकेशन बताते हैं कि वो कहां है। कैसे बताते हैं? तो मोहल्ला बताते हैं, मोहल्ले में या जो भी, तो उतना डिटेल में आप अगर बता रहे हैं कि राम मंदिर के पीछे आपका घर है, मान के चलें, तो यहां पे जो राम मंदिर है दोस्तों, उसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है समथिंग विच इज नोन। रेफरेंस का मतलब जो जानकारी है, जैसे अपन कहते हैं ना कि रेफरेंस दे देना, मतलब मैं जानकार हूं उनका, वो मुझे जानते हैं, मेरा नाम बता देना। तो समथिंग विच इज नोन इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो नोन है उसके रिस्पेक्ट में ही आप किसी ऑब्जेक्ट की या किसी चीज की पोजीशन बता सकते हैं। तो राम मंदिर यहां पर क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर सामने वाले को ये पता है कि राम मंदिर कहां है, तो आपका घर समझ गया कि किधर पे है, ठीक है, उसकी लोकेशन समझ गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपने कहा कि आपने मॉम को फोन करके कहा कि मॉम वो एक बुक है, जरा देख लेना कंप्यूटर के बाजू में, तो यहां कंप्यूटर क्या हो गया दोस्तों? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके रिस्पेक्ट में आपने बताया कि कोई चीज कहां पर है। तो ये तो हमारी जनरल, हम सब जनरली बता देते हैं कि एड्रेस यहां है, वहां है, वहां है। लेकिन मान लीजिए दोस्तों, अभी फिलहाल में मान लीजिए हम लाइव क्लास में होते हैं
और आप सब क्लास में आते रहते हैं और आपको क्लास का आइडिया, इस रूम का आइडिया है, मान के चलते हैं, और आपका आज एक दोस्त नहीं आया। अब उस दोस्त ने आपको फोन करके पूछा कि सर अभी कहां खड़े हैं, फिलहाल सर कहां खड़े हैं, सर की पोजीशन बताओ, सर की लोकेशन बताओ। तो अब आपको मेरी स्पेसिफिक लोकेशन बताना है, बिल्कुल स्पेसिफिक, कि भाई मैं एग्जैक्टली कहां पर। तो अब आप क्या करेंगे, कि आप बोलेंगे बोर्ड के सामने, तो बोर्ड के सामने तो मैं यहां भी हूं, यहां भी हूं, है कि नहीं, इस दीवार के से चिपक के खड़े हैं या फलाना, ऐसा जो भी आप बताएंगे तो वो स्पेसिफिक नहीं होगा, बिल्कुल प्रिसाइज नहीं होगा, आपको प्रिसाइजली बताना होगा कि मैं कहां हूं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले डिफाइन करना होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस और फिर एक एक्सेस सिस्टम। तो मान लीजिए दोस्तों, हम लोगों ने एक कोड लैंग्वेज बनाई। हमने कहा कि भाई ये जो कोना है, अब वो दिख तो नहीं रहा होगा लेकिन आप देख ही सकते हैं, घर है, ये कोना है, इस कोने को हम कहते हैं हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मान के चलते हैं, यानी कि ये ओरिजिन, हम जो भी बोलेंगे इस कोने के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। और ये जो 3 लाइंस आपको नीचे दिखाई देगी, 1, 2 और ये तीसरी लाइन, कोने में 3 लाइंस आपको दिखाई देंगी। तो इस लाइन को हम कह देते हैं एक्स एक्सिस, नाम दे देते हैं, नामकरण। इसको हम कह देते हैं वाई एक्सिस, और ये वाला जो है इसको कह देते हैं जेड एक्सिस। ठीक है, अब ये कोड लैंग्वेज हमने डिफाइन कर दी, ये सबको पता है। ठीक है, अब आपको मेरी पोजीशन बताना उस बंदे को, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। और मान के चलिए अभी आपने यहां से मेजर किया, तो मैं यहां से एक्स से, मतलब ओरिजिन से 4 कदम पे हूं, यहां पे मान के चलते हैं 4 स्टेप, या 4 फुट पे हूं या 4 मीटर पे हूं, मान लीजिए एक्स से 4 मीटर पे हूं मैं, आपने मेजर करके देखा। आप क्या आप मेरी पोजीशन उसे बता सकते हैं? हाँ, आप बोलेंगे सर एक्स एक्सिस पे 4 मीटर्स पे है, यानी वो इमेजिन कर लेगा कि ओके ये है हमारा ओरिजिन और ये है एक्स एक्सिस, मतलब यहां से 4 मीटर, यहां होंगे अभी सर। अच्छा, मान लीजिए अब मैं यहां आगे हूं, ठीक है, मान लीजिए मैं इस आगे बढ़ गया 2 मीटर, ठीक है, अब मैं कहां हूं? तो अब आप कैसे बताएंगे? आप बोलेंगे सर एक्स एक्सिस पे 4 मीटर और वाई एक्सिस पर 2 मीटर पे। तो बोलेगा ठीक है, एक्स एक्सिस पे पहले 4 मीटर जाते हैं, फिर वाई एक्सिस पे, तो ओके समझ गए कि कहां पर है। होप यू आर गेटिंग इट। और मान लीजिए अब मैं ऊपर उड़ने लगता हूं, ये यहां खड़ा हो गया, ऐसे ऊपर खड़ा हो गया, ठीक है, इमेजिन कि भाई यहां खड़ा हूं। अब मैं कहां हूं? मान लीजिए 1 मीटर ऊपर उठ गया मैं। तो अब आप मेरी लोकेशन या पोजीशन कैसे बताएंगे? तो आप कहेंगे भाई देखिए एक्स एक्सिस पे 4 मीटर है, वाई एक्सिस पे 2 मीटर है और जेड एक्सिस पर यानी हाइट में ऊपर 1 मीटर है। तो अगर इमेजिन करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि मैं कहां हूं। जैसे ये पेन है, इस पेन की पोजीशन अगर आपको बताना है तो आपको एक्स मेजर करना होगा, वाई मेजर करना होगा और जेड मेजर, 3 डायमेंशंस मेजर करने होंगे। तो जब 3 डायमेंशंस मेजर करने होंगे तो हम इसकी पोजीशन को बोलेंगे 3 डायमेंशनल पोजीशन। अगर यही पेन मैं यहां रख देता हूं और आपको सिर्फ 2 डायमेंशंस मेजर करने हैं, कोई भी 2, अभी यहां पर एक्स और जेड मेजर करना है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे और जेड एक्सिस पर इतना ऊपर, ठीक है, तो ये हो गई 2 डायमेंशनल पोजीशन। ठीक, और अगर जैसे मैं ही खड़ा हूं और मैं कहां खड़ा हूं एग्जैक्टली, तो आपको सिर्फ एक ही डायमेंशन, बाकी दोनों 0 है, तो आप कहेंगे 1 डायमेंशनल पोजीशन। तो इस तरह से 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल पोजीशंस होती है। जब भी पोजीशन, अच्छा आप ये जो एक्स वाई जेड बोल रहे हो, अगर ये कोई आउटसाइडर सुनेगा जो क्लास का हिस्सा नहीं है, जिसको ये कोड लैंग्वेज नहीं पता, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि आप बोल कर रहे हो कि सर एक्स एक्सिस पे यहां है, वाई एक्सिस पे, उसको पता ही नहीं कि ओरिजिन कहां है, उसको पता ही नहीं एक्स वाई जेड कौन है, आपने डिफाइन उसको बताया ही नहीं। जब तक आप अपना ओरिजिन और अपना एक्सेस सिस्टम किसी को बताएंगे नहीं, तब तक आपकी इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आएगी सामने वाले को। तो ओरिजिन, और जरूरी नहीं कि इसी को, आप इस कोने को ले लीजिए, उसको ले लीजिए, उसको ले लीजिए, किसी को भी ओरिजिन ले लीजिए, ओरिजिन इज एंटायरली आवर चॉइस। उसके बाद 3 एक्सेस ले लीजिए, क्योंकि वर्ल्ड 3 डायमेंशनल है, तो आपको 3 एक्सेस लगते हैं पोजीशन रिवील करने के लिए। और उसके बाद आप अपना एक्स वाई और जेड बता दीजिए सामने वालों को, सबको यूनिवर्सल होना चाहिए, इसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे आप, कि भाई सबको उसकी जानकारी है, और फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन जो भी देना चाहें वो शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से 1D, 2D और 3D पोजीशंस डिफाइन होती है।
और जब ये पोजीशंस बदलती हैं, अगर ये पोजीशन नहीं बदल रही है, चाहे 1D 2D या 3D कोई भी हो, अगर नहीं बदल रही है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है विथ रिस्पेक्ट टू गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, गिवन सराउंडिंग। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। आप समझ गए होंगे कार्टेशियन सिस्टम का ओरिजिन यही है, XYZ जो हम डिफाइन करते हैं वो इसी तरह से। और ये अगर ऑब्जेक्ट है और यहीं की यहीं है, यहीं की यहीं, तो हम कहेंगे भाई ये तो रेस्ट पर है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, चाहे 1D हो 2D हो या 3D कोई भी पोजीशन। तो मोशन में कब कहेंगे? जब उसकी पोजीशन लगातार चेंज होती रहे। ठीक है, तो चलिए इसी एक्सिस सिस्टम में, थोड़ा इमेजिनेशन तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि वो कोना दिख नहीं रहा है। इसी एक्सिस सिस्टम में मैं ऐसे चल रहा हूं, ठीक, ऐसे। तो जरा गौर कीजिए, जब मैं ऐसे चल रहा हूं तो कितने एक्सिस में मेरे डायमेंशंस बदल रहे हैं, कितने एक्सिस में मेरी लोकेशन बदल रही है, यानी आपको कितने एक्सिस में वेरिएशंस करना पड़ेगा। तो जरा देखिए, मेरे Z Y एक्सिस में मेरी क्या पोजीशन है, 0। Z में क्या है, 0, अगर मेरे ग्राउंड पैरों को लिया जाए, ठीक है। और X में मैं यहां खड़ा था, अभी मैं यहां हूं, Y अभी भी 0 है, Z अभी मैं यहां हूं। तो सिर्फ क्या बदल रहा है, X डायमेंशन, यानी एक ही डायमेंशन चेंज हो रहा है। तो मैं कहूंगा इसे 1D मोशन। जब एक ही डायमेंशन में चेंज हो, तीनों डायमेंशन में से किसी एक में, तो उस तरह का मोशन कहलाता है 1 डायमेंशनल मोशन। अच्छा दोस्तों, मान लीजिए मैं ऐसे आगे बढ़ता हूं, मैं यहां खड़ा हूं और मैं आगे बढ़ना शुरू करता हूं। अब जरा बताइए मेरा मोशन 1D है या 2D है? तो अगर आप गौर करें तो आपको देखना है मेरे कितने डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, यानी कौन से एक्सिस, कितने एक्सिस में आपको वेरिएशन मेजर करना पड़ेगा, जो वेरिएशन हो रहा हो कितने एक्सिस में। तो जरा देखिए, ये मैं अभी यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, जो भी मेरा एक्स एक्सिस के मान लीजिए 4 मीटर पे एक्स एक्सिस पे हूं और वाई एक्सिस पे 0 मीटर पे हूं। अब मैं 1 मीटर आगे बढ़ गया, तो एक्स एक्सिस में आप कितने पे हूं, 4 पे ही हूं, और वाई पे 1 मीटर। फिर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ा तो वाई पे 2 मीटर, एक और इसी तरह से एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता गया। तो कितने डायमेंशंस में वेरिएशन हो रहा है दोस्तों, सिर्फ एक, वाई डायमेंशन में। एक्स डायमेंशन में मेरी पोजीशन तो है लेकिन उसमें कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, तो मेरी पोजीशन 2 डायमेंशनल होगी लेकिन मेरा मोशन 1 डायमेंशनल है। इसी तरह से अगर मैं ऊपर उठने लगूं, सडनली यहां खड़ा रहूं या कहीं भी खड़ा रहूं और ऊपर उठने लगूं, तो सिर्फ कौन से डायमेंशन में वेरिएशन हो रहा है, सिर्फ Z डायमेंशन में। एक्स में कोई वेरिएशन नहीं है, वाई में कोई वेरिएशन नहीं है, तो भी मेरा मोशन किस तरह का हुआ, 1 डायमेंशनल। हाँ, पोजीशन मेरी 1, 2 या 3 डायमेंशनल कुछ भी हो सकती है, लेकिन जितने डायमेंशंस में वेरिएशन, जितने एक्सेस में आपको वेरिएशंस मेजर करने पड़े, उतना उसी डायमेंशन का मोशन होता है। आई होप यू आर गेटिंग दैट पॉइंट। जैसे यहां पे ले लेते हैं, मान लीजिए एक बंदा यहां से यहां गया, तो इसकी पोजीशन 2 डायमेंशनल, यहां भी पोजीशन 2 डायमेंशनल, लेकिन वेरिएशन जरा देखिए सिर्फ एक ही एक्सिस पर हुआ, एक्स पर। वाई पे पहले भी वो यही था, कहीं भी देख लीजिए आप, वाई में कोई वेरिएशन नहीं हुआ है। तो इस तरह का मोशन कहलाता है 1 डायमेंशनल मोशन। When there is variation in only 1 dimension, 1 axis, then the motion is 1 dimensional. Of course, अगर मोशन के दौरान 2 एक्सिस या 2 डायमेंशंस में वेरिएशन हो तो हम कहेंगे 2 डायमेंशनल मोशन, और अगर तीनों डायमेंशंस में वेरिएशन हो तो हम कहेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। जैसे मान लीजिए मैं तो कोना तो अभी आपको दिख नहीं रहा, मान लीजिए मैं ऐसे चल रहा हूं, ऐसे, ठीक है। आप यही मान के चले कि यही मेरा ओरिजिन है, यही अपना ओरिजिन है, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है इधर, ठीक है, और ये ऊपर जा रहा है जेड एक्सिस, ऐसा इमेजिन कर लीजिए। तो अगर मैं ऐसे चलता हूं तो जरा गौर कीजिए, अभी मैं अगर ऐसे चलता हूं तो सिर्फ एक्स में वेरिएशन होता है, अगर ऐसे चलता हूं तो सिर्फ वाई में वेरिएशन होता है। लेकिन अगर मैं ऐसे चलूं तो जरा गौर कीजिए, मैं एक्स में भी चला और वाई में भी, दोनों में वेरिएशन हुआ। देखिए पोजीशन मेरी दोनों एक्सिस में बदली, एक्स में यहां से यहां होगी और वाई में यहां से यहां होगी, यानी अब मेरी जो मोशन है वो किस तरह का हो गया, 2 डायमेंशनल मोशन, क्योंकि 2 एक्सिस में वेरिएशन हुआ। अगर मैं इस रूम में रैंडमली यहां वहां मूव करता हूं तो सिर्फ 2 ही एक्सिस पे मेरे वेरिएशन होगा, जेड, क्योंकि मैं ऊपर तो जा नहीं रहा हूं तो जेड एक्सिस में वेरिएशन नहीं होगा। तो इस तरह से अगर कोई सरफेस पर मूव करता है तो उसका मोशन होता है 2 डायमेंशनल मोशन। अगर मान के चलें ये
ये एक्स इस प्लेन पे, इसको मैं कह देता हूं एक्स एक्सिस और इसको कह देता हूं वाई एक्सिस। तो यहां जो चींटी चलेगी, मान लीजिए इस तरह का मोशन चींटी कर रही है, तो बताइए चींटी का मोशन कौन सा कैसा है? 2 डायमेंशनल, क्योंकि चींटी के 2 एक्सिस में वेरिएशन हो रहे हैं। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? और अगर ये सीधी चलती है बिल्कुल ऐसे, तो 1 डायमेंशनल, क्योंकि एक ही एक्सिस में वेरिएशन हो रहा है। पोजीशन 2 डायमेंशनल है लेकिन वेरिएशन एक, या फिर ऐसे चलती है तो 2 डायमेंशनल 1 डायमेंशनल। और अगर ऐसे चले तो जरा देखिए, एक्स में भी वेरिएशन है, वाई में भी है, यानी 2 डायमेंशनल। तो दोस्तों जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है सीधे, तो वो 1 डायमेंशनल मोशन होता है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई बंदा ऐसे भी मूव करता है, ऐसे मूव करता है, तो ये तो 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। एक्स में भी वेरिएशन है और वाई में भी वेरिएशन है। जैसे मैं ऐसे आगे बढ़ूं, चल तो स्ट्रेट लाइन में ही रहा हूं, लेकिन दोनों में वेरिएशन हो रहा है। तो क्या स्ट्रेट लाइन मोशन 2 डायमेंशनल भी हो सकता है? अगर आपने अपना एक्सिस सिस्टम इस तरह से लिया है तो 2 डायमेंशनल हो सकता है। अगर मान लीजिए मैं ऐसे भी चल रहा हूं और आपने इसको एक्स ना मान के इसको टिल्ट करके रखा हुआ है एक्सिस को, तो फिर ये मोशन 2 डायमेंशनल हो जाएगा। तो यहां पर हम दोस्तों क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन 1 डायमेंशनल ही बना रहे, क्योंकि हम 2 डायमेंशंस को क्यों मेजर करेंगे अगर हमारे पास सिंगल डायमेंशन मेजर करने का, एक ही डायमेंशन में वेरिएशन मेजर करने का ऑप्शन है। तो हम, और एक्सिस सिस्टम और ओरिजिन हमारी चॉइस है, हम उसको जैसा चाहें वैसे ही। तो क्या करते हैं दोस्तों, जब मैं मान लीजिए ऐसे चल रहा हूं तो एक्सिस सिस्टम ही बदल देते हैं। अभी मैं इसको बोल रहा था एक्स एक्सिस, अब मैं इसको बोलूंगा एक्स एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो अब मैं अगर इसको एक्स एक्सिस बोलने लगा तो अब मेरा मोशन कैसा हो गया? 1 डायमेंशनल मोशन। तो इसको एक्स और इसको वाई बोलता तो 2 डायमेंशनल होता। आई होप यू आर गेटिंग दैट पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, यहां पर अपना जो एक्सिस हमने ये चूज किया था, अब हम अपना एक्सिस सिस्टम ही बदल देंगे और हम कहेंगे कि नहीं भाई हमारा एक्सिस अब ये है। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और जो परपेंडिकुलर जो बाहर आने वाला है वो जेड हो गया। तो अब ये मोशन हो गया 1 डायमेंशनल, जबकि इस एक्सिस सिस्टम के लिए ये मोशन था 2 डायमेंशनल। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एक बंदा पहाड़ पर चढ़ता है, इस तरह से पहाड़ पे चढ़ रहा है, तो उसका हॉरिजॉन्टल क्या है? क्या उसका हॉरिजॉन्टल यही है? नहीं, उसका हॉरिजॉन्टल अब ये है और उसका वर्टिकल अब ये है। तो अभी भी आप यही एक्सिस सिस्टम जो अर्थ पर आप यूज करते हैं फ्लैट सरफेस पर, वो ये है। अगर इस एक्सिस सिस्टम के हिसाब से आप इसका मोशन देखेंगे तो ये 2 डायमेंशनल है, दोनों डायमेंशंस में वेरिएशन हो रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि इससे हमें डबल मेजरमेंट्स करने पड़ते हैं बेकार में। हम क्या करते हैं, इसको एक्सिस नहीं लेके इसी को एक्सिस ले लेते हैं। ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा जेड। अब इसका मोशन 1 डायमेंशनल है, या जिसको भी आपको एक्स और जिसको वाई मानना हो तो आपके ऊपर है। तो origin is entirely our choice and choosing the axis system is also entirely our choice. Choose it wisely. That's why we call straight line motion is 1 dimensional motion. You choose the axis system such that कि straight line में जा रहा है तो उसी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी में एक एक्सिस लेकर उसके परपेंडिकुलर दूसरा एक्सिस ले लेते हैं। मान लीजिए कोई यहां जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये मेरा ओरिजिन, या कहीं भी ओरिजिन लूंगा और ये एक एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर दूसरा। तो बस मैं इसी में वेरिएशन ऐसा नहीं लेंगे, ऐसा लेंगे तो बेकार में आप अपना काम बढ़ा रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन मोशन इज 1 डायमेंशनल। हाँ, अगर कोई इस तरह से रैंडम मोशन करता है तब तो ये 2 डायमेंशनल है। मोशन इन अ प्लेन, एक प्लेन में जो मोशन होता है वो 2। अगर मैं इस रूम में कहीं भी रैंडम मोशन करता हूं तो मेरे 2 एक्सिस बदलते हैं, एक्स और वाई, तो वो 2 डायमेंशनल। और अगर मैं इस तरह से रैंडम मोशन करते हुए धीरे धीरे आसमान में उठने लगता हूं, रैंडम मोशन यहां वहां कर रहा हूं और एकदम से आसमान में उड़ने लगा धीरे धीरे करके, तो अब देखिए दोस्तों मेरे कितने डायमेंशन बदल रहे हैं, एक्स, वाई और साथ ही साथ जेड। यानी अब मेरा मोशन किस तरह का हो गया? 3 डायमेंशनल मोशन। होप यू आर गेटिंग इट। जैसे मान लीजिए जैसे 3D मूवी क्या होती है?
3D मूवी क्या होती है, ये आपकी मूवी की स्क्रीन है, तो जो भी दिखेगा वो इस स्क्रीन पर ही दिखाई देगा। 2 ही डायमेंशंस का यूज किया गया, देखिए एक्स और वाई, तीसरा डायमेंशन इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन जब आप 3D मूवी देखने जाते हैं तो आपको चीजें बाहर आती नजर आती है, सिस्टम से बाहर आती, ऐसा लगता कि सामने आ गया। तो मतलब उसने क्या किया, एक तीसरा एक्सिस सिस्टम में इन्वॉल्व कर लिया, 2 एक्सिस की जगह 3 एक्सिस हो गए, तो आपको वो कैसा दिखने लगा, 3D। अगर आप मेरे डायमेंशंस देखें तो अभी तो आपको खैर 2D दिख रहे होंगे, 2 डायमेंशनल, सिर्फ ये दिख रहा होगा और ये दिख रहा होगा, क्या पता आपको डेप्थ दिख रही होगी या नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। लेकिन अगर आप दुनिया देखें तो दुनिया 3 डायमेंशनल है, आपको 3 डायमेंशंस दिखते हैं, हाइट दिखाई देगी, ये दिखाई देगा आपको जो क्या कहते हैं ब्रेथ, और डेप्थ दिखाई देगी कि भाई डेप्थ कितनी है। तो ये 3 डायमेंशंस होते हैं दुनिया में, इसलिए इसको 3 डायमेंशनल वर्ल्ड कहते हैं। लेकिन पुराने जो कार्टून होते थे वो चिपके चिपके दिखते थे, उसमें डेप्थ नहीं दिखती थी, सिर्फ इस तरह का फिगर दिखता था, तो वो हो गया 2 डायमेंशन। मोशन होपफुली आप समझ गए होंगे, अगर ये इस तरह से मूव कर रहा है तो ये किस तरह का मोशन हुआ, 3 डायमेंशनल, इसका एक्स वाई और जेड तीनों डायमेंशन बदल रहे हैं। अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो बताइए जरा किस तरह का मोशन हुआ, 1 डायमेंशनल, क्योंकि सिर्फ एक ही एक्सिस में वेरिएशन हो रहा है। अगर ये ऐसे अगर मैं ऐसे इस पूरे रूम में मूव कर रहा हूं तो मेरा मोशन किस तरह का हुआ, 2 डायमेंशनल। एक चींटी यहां चल रही है, उसका मोशन किस तरह का हुआ, 2 डायमेंशनल, 2 ही एक्सिस में वेरिएशन हो रहा है। हाँ, वो चींटी चलते चलते, या मक्खी चल रही है, मान लीजिए मक्खी जब चल रही है तो 2 डायमेंशनल, लेकिन अचानक उड़ गई तो तीसरा डायमेंशन, अभी तक 2 ही एक्सेस इन्वॉल्व थे, अब ये तीसरा एक्सेस भी इन्वॉल्व हो गया, तो उस मक्खी का मोशन किस तरह का होगा, 3 डायमेंशनल। आसमान में पतंग उड़ रही है, किस तरह का मोशन होगा दोस्तों, 3 डायमेंशनल। गाय ने पूंछ लाई, किस तरह का मोशन होगा, 3 डायमेंशनल। अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो मोशन 1 डायमेंशनल। अगर आप एक प्लेन पर मोशन कर रहे हैं, कहीं भी प्लेन के ऊपर, तो 2 डायमेंशनल। और अगर आप ऊपर नीचे भी हो रहे हैं प्लेन पे मोशन करते समय, तो आपका मोशन है 3 डायमेंशनल। यानी मैं जंप करते करते भाग रहा हूं, भाग भी रहा हूं यहां वहां रैंडमली, और कूद भी रहा हूं, तो मेरा मोशन किस तरह का हुआ, 3 डायमेंशनल। यानी एक बॉल अगर आप, अच्छा मान लीजिए मैंने एक बॉल फेंका, एक बॉल आपकी तरफ उछाला, तो बॉल का मोशन दोस्तों किस तरह का होगा, जरा गौर कीजिए। एक बॉल अगर मैंने आपकी तरफ फेंका तो ये इस तरह से मूव करेगी, यस और नो। हवा का इफेक्ट अगर उस पर ना हो तो, ठीक है। एक बॉल आपकी तरफ फेंका, ये हमारा एक्सिस सिस्टम मान के चलते हैं, तो जरा देखिए बॉल का मोशन किस तरह का, कितने डायमेंशंस में चेंज हो रहे हैं, आगे जा रही है और ऊपर नीचे भी हो रही है, ऊपर जाए या नीचे हो जो भी, यानी 2 डायमेंशंस में चेंज हो रहे हैं। तो जब एक बॉल आप फेंकेंगे तो उसका मोशन होगा 2 डायमेंशनल। हाँ, अगर मैं एक बॉल ड्रॉप करता हूं तो बिल्कुल सीधे नीचे गई, तो सिर्फ एक ही एक्सिस में वेरिएशन हुआ, तो वो हुआ 1 डायमेंशनल। और मान लीजिए बहुत तेज हवा चल रही है और आपने कुछ प्लास्टिक की बॉल फेंकी, तब उसका मोशन ऐसे ना हो कि ऐसा कहीं आड़ा जाएगा, कहीं टेढ़ा जाएगा, कहीं ना बगेगा, तो ये एक्सिस, ये और ये इन्वॉल्व हुआ, साथ ही एक तीसरा ये या अंदर जो भी है ये एक्सिस इन्वॉल्व हुआ, तो उसका मोशन हो गया 3 डायमेंशन। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। और एक बात और जो इंपॉर्टेंट मैंने यहां आपको बताया कि जो एक्सिस सिस्टम है उसको रिजिड न रखें, जो दे दिया उसी पे काम कर रहे हैं, उसको अपने हिसाब से चेंज कर लें, ठीक है। आगे जाके हम इसका यूज भी करेंगे। तो ये हमने डिफाइन किया 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन। When there is a variation in 1 axis, 1 dimensional. When there is a variation in 2 axis, 2 dimensional. And when there is a variation of 3 axis positions, all 3 axes during change in position, then we say 3 dimensional motion. Hopefully you got the point. क्या होता है 1D, क्या होता है 2D और क्या होता है 3D, और ये 3D मूवी जो कहते हैं उसको 3D क्यों कहते हैं। अब दोस्तों 1D, 2D और 3D मोशन के बाद हमारे कोर्स में इसमें 1D और 2D है। 3D मोशन आप समझ गए, रैंडम मोशन होता है, कोई एक फिक्स मोशन नहीं होता, कहीं भी कैसा भी, जैसे ये मेरा हाथ अभी कौन सा मोशन कर रहा है, तो 3D मोशन कर रहा है। ये एक डेफिनेट ऑर्डर में कोई
कि ऐसे चल रहा है या ऐसे चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा है या फिर ऐसे चल रहा है, ये कहीं भी कैसे भी भग सकता है, तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। पतंग के मोशन का आप कोई इक्वेशन बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। गाय की पूंछ के मोशन का कोई इक्वेशन बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, क्योंकि वो स्पेस में कुछ भी रैंडम मोशन हो तो वो 3 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है ना? तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि हम 3D मोशन को जब तक बाउंड ना करें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस से, तब तक हम उसका कोई फिक्स फिजिक्स नहीं या मैथमेटिक्स नहीं डिफाइन कर सकते। हाँ, 2D और 1D का डिफाइन कर सकते हैं। तो इस यूनिट में हम वही स्टडी करने वाले हैं। 1D मोशन हम पहले स्टडी करेंगे, यानी 1 डायमेंशनल मोशन, यानी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सिंपल वन लैंग्वेज में, 1 लाइन में। और दूसरा हम स्टडी करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट, यानी 2 डायमेंशनल मोशन, जब 2 एक्सिस में वेरिएशन होगा। और वो यही था, अभी मैंने आपको जो बताया, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप फेंकते हैं एक एंगल बनाकर, तो वो ऑब्जेक्ट का जो एंगल नहीं भी बनाकर अगर हाइट से भी फेंकते हैं, मान लीजिए आपने किसी हाइट से किसी चीज को फेंका हॉरिजॉन्टली, तो इस तरह का मोशन कर रही है। जरा गौर कीजिए कितने डायमेंशंस में वेरिएशन हो रहा है, आगे भी हो रहा है, यानी एक्स में भी हो रहा है और वाई में भी हो रहा है, तो ये मोशन हुआ 2 डायमेंशनल। और अगर आपने ग्राउंड से फेंका इस तरह से, तो ये इस तरह का मोशन होगा, ये भी हुआ 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल मोशन में हम प्राइमरली इसी को स्टडी करने वाले हैं। इसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जब आप थ्रो करते हैं 2 डायमेंशनली, ऐसे नहीं, अगर ऐसे सीधे थ्रो किया तो 1 डायमेंशनल मोशन होगा, दैट इज नॉट प्रोजेक्टाइल। उसके लिए आपको ऐसे फेंकना होगा ताकि उसका मोशन 2 डायमेंशनल हो, तो उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल। और प्रोजेक्टाइल की हम सेकेंड पार्ट में इसकी स्टडी करेंगे। अच्छा जरा दोस्तों बताइए, सर्कुलर मोशन किस तरह का मोशन होगा? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में कितने डायमेंशंस चेंज होंगे? 2। जैसे मान लीजिए ये सर्कल, अगर कोई ऐसे घूम रहा है तो देख लीजिए आप कितने, ये एक्सेस ले लीजिए, कितने डायमेंशन बदल रहे हैं उसके? सिर्फ 2 ही डायमेंशन। अब आप कहें कि नहीं, अगर वो ऐसे घूम रहा हो तो ऐसे भी तो घूम सकता है, अब तो ये 3 डायमेंशनल हो गया। नहीं, अगर वो ऐसे घूम रहा है तो मैं एक्सिस को भी ऐसे ही घुमा दूंगा, ऐसे रख दूंगा एक्सिस, इसी एक्सिस का यूज नहीं करूंगा, उस एक्सिस को ऐसे रख दूंगा और अब वो 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है। अगर वो ऐसे घूम रहा है तो मैं इस एक्सिस का यूज नहीं करूंगा, मैं एक्सिस को ऐसे रख दूंगा, तो वो 2 डायमेंशनल मोशन ही कर रहा है। मतलब एक्सिस का चुनाव प्रॉपरली करें, अदरवाइज तो आप जबरदस्ती 2 डायमेंशनल को 3 डायमेंशनल बना के कॉम्प्लिकेट कर देंगे और 1 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल बना के कॉम्प्लिकेट कर देंगे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो एक्सिस सिस्टम, ओरिजिन, these are your choices, choose it wisely. And when the motion is in straight line, 1D, when the motion is in a plane, 2D, and the motion is in free space, random motion, then 3D. Okay, I hope you got the point. Now types of motion based on the motion on the in the nature में जो मोशन है उसके अकॉर्डिंग कितने टाइप्स हैं, तो बड़ा सरल है, वो तो ऐसे ही है, ऐसे ही बोल देता हूं। एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन वी कॉल इट रेक्टिलिनियर मोशन, जो हमारी इसमें हम पहला पार्ट स्टडी करने वाले हैं। दूसरा है सर्कुलर मोशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल, ठीक है ना, तो उसे हम सर्कुलर, उसको क्या डिफाइन करेंगे? सर्कुलर मोशन मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल वी कॉल इट सर्कुलर मोशन, इट्स अ 2 डायमेंशनल मोशन। तीसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब हो गया व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सिर्फ एक ही फोर्स के इन्फ्लुएंस में जब ऑब्जेक्ट मूव करे, सिर्फ ग्रेविटी, और कोई फोर्स ना लगे, हवा कोई फोर्स ना लगाए कि भाई किसी को फेंका और हवा उस पर फोर्स लगाए, तो वो प्रोजेक्टाइल नहीं है। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करे और कोई दूसरा फोर्स उस पर एक्ट ना करे, then the motion of the object is said to be projectile motion। ठीक है, उसके बाद होता है simple harmonic या oscillatory motion। Now what is oscillatory motion? When the object moves to and fro a mean position, एक mean position के to and fro जब एक oscillate periodically motion करता है, बार बार एक particular time period के बाद अपने मोशन को रिपीट करता है, तो इस तरह का मोशन कहलाता है ऑसिलेटरी मोशन। जैसे मोशन ऑफ अ स्विंग, जब हम झूला झूलते हैं उसका जो मोशन है वो ऑसिलेटरी है। मोशन ऑफ अ पेंडुलम, एक पेंडुलम का मोशन ऑसिलेटरी है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन। तो इस तरह के मोशंस हैं, इतने टाइप के मोशंस हैं।
ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, इसमें मैं जाना नहीं चाह रहा, बस एक आपको बता दिया। तो ये है दोस्तों रेस्ट एंड मोशन। होप यू गॉट द इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट्स है। मोशन रिलेटिव होता है, विथ रिस्पेक्ट टू ही बताना है। और दूसरा 1D 2D 3D को आपको समझना है, और जो सिस्टम है, जो एक्सेस सिस्टम है, उसको प्रॉपरली अपने हिसाब से लेना है। जब कोई पहाड़ पे चल रहा है तो आप हॉरिजॉन्टल एक ही एक्सिस पर रिजिड ना रहें, आप अपने एक्सिस को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दें। ये चेंजिंग आपको आनी चाहिए, नहीं तो आप चीजों को और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने एक्सेस सिस्टम में रिजिड रहे तो चीजें और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, ज्यादा मेजरमेंट्स करने पड़ेंगे, ज्यादा इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, रिजल्ट वही आने वाला है, तो उससे कोई मतलब नहीं होगा। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।